जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के और नए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके किसी भी एग्जाम के लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग 25 नए क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, राज्यों के राज्यपालों की केंद्र के द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, हर स्टेट में गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो किस संविधान से, किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन में अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग का राइट आंसर क्या होगा, इसके लिए आप लोग गेस करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। कनाडा के संविधान से यह प्रावधान लिया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, राज्यों में नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक प्रमुख जो कि गवर्नर होता है या राज्यपाल होता है, उनकी नियुक्ति करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण के संबंध में है? ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो 6 नंबर का जो शेड्यूल है, ठीक है, वो किन किन राज्यों पे लागू होता है ये आपको बताना है। और यहाँ पर आप लोग ऑप्शंस देख पा रहे होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या है मैं गेस करता हूँ, आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख पा रहे होंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है जहाँ पे छठी अनुसूची लागू होती है। आप लोग याद रखने के लिए ये वही राज्य है, ठीक है, जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल को अगर हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है, पश्चिम बंगाल को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो बाकी जो राज्य बच जाते हैं, ये राज्य जो है बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। आप लोग याद रख सकते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में छठी अनुसूची कार्य करती है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान में कौन सा प्रावधान संशोधित नहीं किया जा सकता है? मतलब आप चाहकर भी अगर आप संविधान संशोधन करते हैं तो वह जो होगा चेंज नहीं किया जाएगा। ऑप्शन में है प्रस्तावना, ठीक है, प्रिएम्बल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मौलिक अधिकार, ठीक है, न्यायिक समीक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक समीक्षा। ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि केशवचंद्र भारती का जो केस हुआ था वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मूल ढांचे का हिस्सा है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो बनाए गए किसी भी कानून की, अपने भी कानून की और संसद के द्वारा या विधानसभा के द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा कर सकती है। तो ये एक मूल ढांचा है संविधान का, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंध है? आर्टिकल 1, 2, 3 का जो है वो रिलेशन किससे है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से, मतलब अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस की बात हो रही है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार है, या जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति है, या चुनाव आयोग है। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने से है। ठीक है, तो आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश किस प्रकार होता है? संसद के द्वारा बनाए गए कानून के समकक्षी होता है। जब संसद सत्र में नहीं चल रहा होता है, कुछ आपातकालीन स्थितियां आती हैं, तो राष्ट्रपति उस समय क्या करता है? एक अध्यादेश जारी कर देता है। ठीक है, आर्टिकल 123 के तहत। अगला प्रश्न है, 111वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित है? ठीक है, क्रमशः नहीं होगा यहाँ पर, 111वें की ही बात हो रही है केवल। 111वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन में है पंचायत सहकारी समिति, या सहकारी समिति पंचायत, और पंचायत और सहकारी समिति। ठीक है, यहाँ पे शायद एक कुछ क्वेश्चन से मिसिंग लग रहा है। 111वां संविधान संशोधन की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहकारी समिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। इसका मैं डिटेल आप लोग को बता देता हूँ, नीचे में यहाँ पे लिखा गया है, देख पाएंगे। 111वां जो है वह सहकारी संस्थाओं में चुनाव के लिए है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो 12वां है वो नगर निकायों के लिए है। ठीक है, 33% आरक्षण को 50% करने का प्रावधान है। ठीक है, 113वां जो संविधान संशोधन है वो 8वीं अनुसूची में उड़िया जो भाषा शब्द था उसको ओडिया करने का था। 114वां है जो उच्च न्यायालय में जजों की संख्या को जो सेवानिवृत्त है 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का प्रावधान है। ठीक है, ये लाया गया है। ठीक है, इतना संशोधन लाया गया है। आगे हम बात करते हैं 6वें नंबर प्रश्न की। आज का हमारा 6ठा प्रश्न है, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइंट सिटिंग की बात हो रही है। तो ज्वाइंट सिटिंग जो है वो किस आर्टिकल के तहत होती है ये आपको बताना है ना। आर्टिकल है 108, 110, 173 या 166। तो ज्वाइंट सिटिंग होता है आर्टिकल 108 के तहत, 108 के तहत, आप लोग को बहुत लोग को पता भी होगा। तो जब किसी विषय पर लोकसभा और जो राज्यसभा होता है उन लोग का मत समान नहीं होता है तो क्या करते हैं, मतलब मत समान नहीं मतलब दोनों लोग के ऊपर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और कोई निर्णय नहीं निकलता है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, संयुक्त बैठक बुलाते हैं, दोनों जन मिल करके इस बैठक को करते हैं। और जब संयुक्त बैठक होती है तो ये प्रश्न पूछा जाता है तब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही इसकी अध्यक्षता करता है संयुक्त अधिवेशन की। तो आर्टिकल 108 के तहत ये बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सिटिंग, लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठती है। चलिए अगला प्रश्न है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, थर्ड ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत, या डी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति की सलाह पर 85 के तहत। तो 85 कॉमन है, 81 कॉमन है, आपको बताना किसके सलाह पर लोकसभा भंग हो सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला नहीं होगा, थर्ड वाला होगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, अनुच्छेद 85 की तहत। लेकिन आप लोग को दोस्तों यहाँ पर यह रखना है कि प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए तभी तक राष्ट्रपति बाध्य है जब तक प्रधानमंत्री का लोकसभा में बहुमत है। अगर वहां पर सरकार गिर जाती है, बहुमत खो देते हैं, उसके बाद अगर प्रधानमंत्री लोकसभा भंग करने की सलाह देते हैं तो राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। जब तक प्रधानमंत्री या जो सरकार बहुमत में है तभी तक राष्ट्रपति मानते हैं। अगर बहुमत की सरकार गिर जाती है उसके बाद जो राष्ट्रपति है वो स्वविवेक से अपने विपक्षी को किसी को भी सरकार बनाने का निमंत्रण दे सकते हैं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं, ठीक है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात हो रही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो किसके लिए हैं, ठीक है, तो ऑप्शन है उच्च न्यायालय के लिए है, बी भारतीय नागरिकों के लिए है, सी है सरकार के लिए है, और ये डी राष्ट्रपति के लिए है। इनको संविधान में क्यों रखा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नागरिकों के लिए नहीं है, ये सरकार के लिए है। राज्य के, जब आप पढ़ेंगे इसको तो यहाँ पे जो पूरा होता है तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्यों को संविधान के द्वारा निर्देश दिया गया है कि आपको इस प्रकार से कार्य करना है नागरिकों के लिए, और ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं, राज्य जो होते हैं अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, अभी लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं देश में हमारे, तो किसका प्रतिनिधित्व करता है, मतलब ऑप्शन देखते हैं। राज्यों की विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करता है, भारत की जनता करता है, सी ऑप्शन है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का करता है, ये डी ऑप्शन है राजनीतिक दलों का करता है। राजनीतिक दल तो वहां होते ही हैं, लेकिन जो इसका राइट आंसर है, एब्सोल्यूट राइट आंसर है, वो है भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व जो होता है लोकसभा करता है। इसको इसीलिए इसको क्या करते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, ठीक है। जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने हुए जो मेंबर आते हैं वो डायरेक्ट लोकसभा में पहुंचते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किसी भी विधि के लिए, ठीक है, मतलब कानून के लिए सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगने का अधिकार है। कौन ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है अगर किसी कानून में दुविधा आती है, तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है दोनों को, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति तो मांगता ही है, ठीक है, क्या प्रधानमंत्री मांगता है, नहीं, राष्ट्रपति ही मांगता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आर्टिकल आप लोग याद रखेंगे 143, आर्टिकल 143 के तहत जो होता है राष्ट्रपति जो होता है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। तो क्या राष्ट्रपति स्वयं जाता है सलाह मांगने के लिए, नहीं, ठीक है। महान्यायवादी का शब्द आप लोगों ने सुना होगा, महान्यायवादी, ठीक है, न्यायवादी जो भारत सरकार का वकील होता है एक प्रकार से, तो महान्यायवादी इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है और ले सकता है, ठीक है। महान्यायवादी जाता है राष्ट्रपति के तरफ से। चलिए आगे हम बात करते हैं। प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सभी लोग को पता होगा कि हमारा संविधान को बनने में कितना समय लगा है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट ऑप्शन आप लोग को पता होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख पाएंगे 2 वर्ष,
ठीक है, 11 माह और 14 दिन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? नगर पालिका का जो सीमा क्षेत्र है, जो एरिया है, उसको बढ़ाने घटाने या उसको डिसाइड करने का इस पर अधिकार है। ऑप्शन में संबंधित राज्य का राज्यपाल, बी है भारत के राष्ट्रपति को है, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री या राज्य विधानमंडल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जब आप ग्राम पंचायत नगर पालिका पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि संबंधित जो राज्य का राज्यपाल होता है वह इसके लिए अधिकृत होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, हमेशा एग्जाम में प्रश्न को बहुत आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न पढ़ने में गलती हो जाती है और हमसे बनता हुआ जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। इसकी नियुक्ति नहीं करते हैं मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, भाषा आयोग के सदस्य, राज्यपाल या सभी। ठीक है, तो नहीं करते हैं बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है मुख्यमंत्री, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? मिनिमम कितने वर्ष होने चाहिए आपको लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए? तो अभी लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत कॉमन हो सकते हैं। ठीक है, 20 है, 30 है, 35 है और 18 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है 25 वर्ष, ये इसका राइट आंसर होगा। 25 साल के आप हो जाएंगे तभी लोकसभा का उम्मीदवार बन सकते हैं, उसके पहले नहीं बन सकते। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जो प्रियम्बल है वो किसने रखा था प्रारूप समिति के सामने? ठीक है, तो ऑप्शन में बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। जो प्रारूप समिति के सामने जो प्रस्तावना था, जो प्रियम्बल का प्रस्ताव था, वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, जो प्रारूप समिति थी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई गई थी, आपको पता होगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या है? 5, 7, 9 और 11। तो उसमें कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे प्रारूप समिति के। ठीक है, समितियों से काफी सवाल है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए एक और प्रश्न है, इस संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? काफी सिंपल प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी को पता है अभी भी 395 अनुच्छेद हैं, पहले भी 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, कितनी अनुसूची थी? 8। अभी वर्तमान में अनुसूची संख्या कितनी हो चुकी है? 12 हो चुकी है अभी अनुसूची से। ठीक है, लेकिन अगर आप आर्टिकल को सब आर्टिकल मिला करके गिनेंगे तो गणना में तो इनका 444 या 448 से प्लस हो सकते हैं ये, लेकिन नंबर में क्या है? 395 ही लेना है आपको अनुच्छेद में। ठीक है, अब अनुसूची कितनी हो गई है? 12 हो चुकी है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ठीक है, दल बदल के आधार पर, ठीक है, जो मेंबर होंगे वो इलिजिबल हो जाएंगे, अयोग्य हो जाएंगे। यह कहां पर लिखा गया है? 8वीं अनुसूची में है, 9वीं अनुसूची में, 10वीं या 11वीं अनुसूची में? ठीक है, तो दल बदल जो कानून है आपको पता होगा कि 10वीं अनुसूची में इसके लिए प्रावधान किया गया है। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया था। ठीक है, आपको पता है पहला जो संशोधन हुआ 9वीं में जोड़ा गया था। ठीक है, 8वीं तो इस पहले से संविधान में थी, पहले 9वीं अनुसूची, फिर 10वीं, फिर 11वीं और फिर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। देखेंगे अगला प्रश्न हमारा, संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ठीक है, संविधान में संशोधन होगा वह खुद संविधान ही बताता है, तो किस भाग में इसके बारे में प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन है भाग 3 में, भाग 4 में या भाग 20 में या भाग 21 में। ठीक है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भाग 20 में दी गई है। और कोई आपसे आर्टिकल पूछेगा तो अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया है। और इसकी प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है? तो साउथ अफ्रीका से इसकी प्रक्रिया संविधान में संशोधन की ली गई है। ठीक है, आप लोग इतना चीजें याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं।
संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? संविधान जब बन गया था, तैयार हो गया था, उसमें कितने मेंबर लोगों ने हस्ताक्षर किया था? तो इसका राइट आंसर है 284 मेंबर। कितने मेंबर हो गए थे? 284 मेंबर ने लास्ट में इसमें क्या कर दिया था? सिग्नेचर किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 21वां नंबर का प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? मतलब किस के तहत ये मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? ये पहले ही हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, जो वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको पता होगा, मैंने नाम इसके ऊपर बताया हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद बनाम भारती केरल राज्य। ठीक है, अभी की केशवानंद भारती की डेथ हो चुकी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया था कि मूल ढांचे का सिद्धांत। मूल ढांचा मतलब जिस चीज को आपको मूल ढांचा का सिद्धांत के अंदर शामिल कर लिया गया है, तो उसमें आप चाहकर भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया 9वीं अनुसूची, पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उसी में 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था। ठीक है, और 9वीं अनुसूची में जो सब्जेक्ट डाल दिए जाते हैं तो उनको न्यायालय द्वारा समीक्षा नहीं की जाती है, अगर वो आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करते हैं। तो न्यायालय ने बाद में कहा है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इसकी समीक्षा भी हम कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 23वां, संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा नाम सुनते ही बहुत लोग के मन में पहला ऑप्शन जो दिख रहा है जेबी कृपलानी का नाम आता है। ठीक है, लेकिन ये राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इसका राइट आंसर है। जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति, ठीक है, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जब भी संघ शब्द आपको दिखाई देगा, ठीक है, संघ शक्ति, संघ से समझ जाना कि राइट आंसर कौन होगा इसमें? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यह हमारा आज का अंतिम और आखिरी प्रश्न है। भारतीय संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति, संचालन कार्य को चलाने के लिए कौन थे? ऑप्शन में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। आज के मैंने 25 क्वेश्चन आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, थोड़ा एक्सप्लेनेशन था, थोड़ा उनको बताया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।